बेटा श्लोक, हाँ डैड। मैं बहुत चिंतित हूँ। और केवल चिंतित ही नहीं, मन के अंदर बहुत क्षोभ है, रोष है, कुंठा है, गुस्सा भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं आसपास हमारे, घट रही हैं, ये मानव समाज पे एक काला धब्बा है। कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे? एक इनको कहते हुए भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान है या राक्षस हैं या दानव हैं। आपने बेटा सुना ही होगा कि आजकल हमारे चारों ओर, हमारे देश के अंदर कैसा कोहराम मचा हुआ है। एक हमारी आधी आबादी जो हमारे परिवार का आधा हिस्सा है, जो हमारे देश का आधा हिस्सा है, महिलाएं जो हर किसी के घर में बेटी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में हैं, उनके साथ क्राइम, अपराध लगातार बढ़ रहा है। किस किस तरीके का अपराध बढ़ रहा है आपने सुना ही होगा। तो क्या ये अपराध मानव समाज पे एक धब्बे के रूप में है? आप क्या सोचते हैं, कैसे ये कितनी गंदी चीज़ है और कैसे जो है ये कंट्रोल हो पाएगा बेटा? डैड, मैं तो यही समझता हूँ कि हमारे मानव समाज पे एक धब्बा है। ये चीज़ें हमारे मानव समाज के लिए बहुत बुरी हैं। हमारे मानव समाज के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कभी नहीं मिटा सकते। ये एक शेम की तरह है जो हमारी हिस्ट्री में आ चुका है। इसे मिटाने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में तो ऐसे क्राइम्स, ऐसे क्रिमिनल लॉ की ही कमी है जिससे फांसी मिल जाए, तुरंत मौत मिल जाए जिसने ये किया है उसके लिए। सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया, ऐसी सभी बड़ी कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स हैं। वहाँ पे क्राइम हमारी कंट्री से कम इसलिए भी है क्योंकि एक हिस्सा ये भी है कि वहाँ के जो रूल्स हैं वो हमारी कंट्री से ज़्यादा सख्त हैं। हमारे देश में कितने सारे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं, जिनमें अभी भी क्रिमिनल्स बस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं और उन बेचारे माँ बाप को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमने देखा कि अभी बंगाल में एक डॉक्टर लेडी के साथ हम देख रहे हैं, वो घटना अभी घटी ही है। पूरा देश जो है क्रोध में है, क्षोभ में है, दुख में है कि देश की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ। और उसी बीच में हम देखते हैं कि देहरादून में एक बच्ची के साथ बस में, और फिर हम देखते हैं कि रुद्रपुर जैसे शहर में वहाँ पे नर्स के साथ। ये इतने विभत्स, ये केवल अपराध ही नहीं है, ये जघन्यतम अपराध हैं। उनमें आप देख रहे हो उनके साथ जो है सिंपली अपराध नहीं किया जा रहा है, जो चीज़ की जा रही है वो दुर्लभ में से दुर्लभतम है। आप अगर सोचेंगे तो रूह सी कांप उठेगी आपके लिए अंदर भीतर। तो क्या क्या केवल कानून को ही हम मजबूत करके इस चीज़ का सफाया कर सकते हैं? आने वाले समय में हम अपनी बहन बेटियों, अपनी माँओं के साथ होने वाले किसी अत्याचार को हम कैसे रोक पाएंगे? केवल कानून को सख्त करने से, लेने से क्या ये चीज़ संभव हो जाएगी, या हमें कुछ और भी करना चाहिए? तो सबसे पहले कानून को सख्त करने से ना सिर्फ डर बनेगा, और 1-2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ही बस ये समाज के कीड़ों में बने रहेगा। लेकिन उसके बाद उनकी वही क्रिमिनल मेंटालिटी वापस आ जाएगी। इन्हें दबाने के लिए हमें इनकी जड़ पे, यानी इनको घर में जो शिक्षा मिलती है उस पर बात करनी चाहिए। इनके जो एडिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, इन्हें बचपन से ही ऐसा सिखाना चाहिए कि तुम जैसा अपने आप के लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के बारे में सोचो। तुम इंसान हो, वो भी इंसान है। यहाँ पे हम सब इंसान हैं और हम सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। ये सोच अगर हम बैठा पाएँ तो सबसे पहले तो आधे से ज़्यादा आबादी पहले ही ठीक हो जाएगी, और बचे हुए तो साइकोपैथ हैं, उन्हें ठीक करने के लिए कानून काफ़ी है। हम ये मानते हैं कि परिवार सबसे पहली पाठशाला होता है। वो सबसे पहला, बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो है उसका परिवार है, और परिवार से ही हम इसकी शुरुआत कर दें। हमारा कहना है कि एथिक्स, यानी कि जो नैतिकता है, नैतिकता की शिक्षा हम अपने घर से ही शुरुआत कर दें। हमें अपने परिवार के अंदर ही अपने बच्चों को ये सिखाना होगा। हमारे घर के अंदर हमारा बेटा है, बेटी है, तो हमें बेटे को ये सिखाना होगा कि बेटा
ये जो बेटी है वो बिल्कुल तेरे बराबर है, और तुझे जो है बेटी या कोई भी अन्य महिला है, कोई भी लड़की है, उसको वही सम्मान देना होगा जो तू खुद के लिए चाहता है, तुझे वही स्नेह देना होगा जो तू खुद के लिए चाहता है, तुझे बिल्कुल वही समानता का व्यवहार उसके साथ करना होगा जो तू खुद के लिए चाहता है। ये हम परिवार से ही बीज बो देंगे। जब वो बच्चा परिवार से ही चीज़ को सुनेगा, सोचेगा, उस रूप में बड़ा होगा, उसका पालन पोषण होगा, फिर वो जब स्कूल पहुंचता है तो हम अपने स्कूल में भी नैतिक शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए हमें। मेरा ये मानना है पर्सनली कि नैतिक शिक्षा पे हमें सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर हम किसी बच्चे को बड़ा होने पर इंसान नहीं बना पाए, हमने डॉक्टर तो बना दिया, इंजीनियर तो बना दिया उसे, साइंटिस्ट भी बना दिया हमने उसे, या फिर मैकेनिक बना दिया हमने उसे, या फिर ड्राइवर बना दिया हमने उसे, कंडक्टर बना दिया हमने, लेकिन हम इंसान नहीं बना पाए, तो सब व्यर्थ है, सारी एजुकेशन व्यर्थ है। हाँ। क्योंकि जब हम उसे इंसान नहीं बना पा रहे हैं बेटा, तब वो दानव बन जा रहा है, वो राक्षस बन जा रहा है, वो जानवर बन जा रहा है। हाँ। देखा जाए तो हम लोग जानवर में से ही तो बाहर इवॉल्व होकर के, विकसित होकर के आए हैं। हाँ। तो वो जानवर कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में इंसान के अंदर मौजूद है। हाँ। और उसको अगर हम बचपन से उस प्रकार का एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें जानवर पलेगा बढ़ेगा अंदर का, तो फिर वो बड़ा होकर जानवर ही बनेगा ना। हाँ। और यदि हम उसको इंसान बनने वाला वातावरण देंगे तब वो इंसान बनेगा। हाँ। तो हमें यहाँ से ही, अपने घर से, फिर उसके बाद स्कूल में नैतिक शिक्षा देनी होगी, और साथ ही जो पास पड़ोस की चीज़ें हैं वहाँ पर भी हम लोगों को ये ख्याल रखना होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो, हम ऐसा वातावरण विकसित करें जो सृजनात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। हाँ। जो अच्छी शिक्षा देता हो। हाँ। महिलाओं के लिए तो बेटा इसमें ये वाली सोच भी जो हम देखते हैं कि महिला तो कमज़ोर होती है। हाँ, हम हमेशा से पितृसत्तात्मक अवधारणा के बीच में पले बड़े हैं। हाँ। युगों युगों से। आप मानते हैं इस बात को? हाँ। क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा इसका? इस बात का यह इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में कि हम फिर महिला को इंसान की तरह नहीं देखते हैं। जो ये सोचता है कि महिला तो कमज़ोर है, वो इसे एक कमज़ोर जीव की तरह देखता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन सत्य हो जाती है कि वीक होना ही सबसे बड़ा सिन है, मतलब सबसे बड़ा गुनाह है। तभी तो लोग कहते हैं कि महिला को ताकत दो। महिला को भले ही हम इतनी ताकत ना दें कि वो मर्द से, मैन से ऊपर चले आए, लेकिन बराबर देनी चाहिए। हाँ, आपका बिल्कुल ठीक कहना है, क्योंकि ये सारा बड़ी आपने कॉन्सेप्चुअल बात कही कि ये सारा खेल जो है ताकत का है। क्योंकि पितृसत्तात्मक क्यों हुआ? क्योंकि पुरुष ने ज़्यादा ताकत महसूस की अपने अंदर, उसके अंदर ज़्यादा पावर रही शारीरिक रूप से, तो उसने कमज़ोर, जिसे कमज़ोर माना गया, जिसे शारीरिक रूप से कमज़ोर समझा गया, उसके ऊपर अपनी ताकत की आजमाइश की और अपनी सत्ता की पैठ बनाई। और यदि अब हम उसमें ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि हम महिला को, क्योंकि वो बहुत युगों से दबी कुचली है, तो उसको हम एम्पावर करेंगे, तो एम्पावर करने, हाँ, धीरे धीरे, वो प्रोसेस ही ऐसी है कि वो धीरे धीरे ही होगी, सडन वैसे भी ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। ताकत लाने के लिए ही कई सेंचुरीज या फिर मिलेनियम्स भी लग सकते हैं। तो जब हम उसको एम्पावर करेंगे, तो आपका कहने का मतलब है कि एम्पावर करते समय जो उसको ताकत दी जाएगी वो मर्द के या मेल बीइंग के इक्वल आने के लिए दी जाएगी। हाँ। और अगर एक केस ऐसा हो गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि भाई पावर का ही सारा गेम है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर अपनी सत्ता बनाता है। हाँ। अगर इन केस इस एम्पावरमेंट को करते करते कभी महिला को इतनी पावर मिल गई और वो ज़्यादा बड़ी ताकत में हो गई, तो फिर शायद वो गलत इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे और वो पुरुष को दबा करके उसके ऊपर ना बैठ जाए। तो एक संतुलन बनाने की बात है कि हमें समानता की बात करनी है। हाँ। और समानता की बात करते समय इस समय जो स्थिति है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वाकई में युगों से जो कम है, कमज़ोर के रूप में रही हैं, उनको कम अधिकार प्राप्त रहे, तो उनको इस समय पावर देने की आवश्यकता है ताकि वो एक समान लेवल पे आ सके, बैलेंस बना सकें। और उनकी उस स्थिति में हमें, जब हम पावर की बात करते हैं, तो हमें उन्हें वो सुरक्षा देनी होगी, वो सम्मान देना होगा, वो समान अवसर देने होंगे, तभी जा करके वो एक समानता की स्थिति में पहुंच पाएंगे। तो जब
बेटा हम ये वाली चीज़ करेंगे। मैं तो ये भी याद दिलाना चाहूँगा आपको कि बीच में हमने ऐसा भी देखा कि कुछ जो घटनाएं हमारे बीच में घट रही हैं उसमें जो मेल बीइंग है इंसान, मतलब इंसान को जानवर की तुलना करते हुए एक ऐसा मीम बना हुआ था जिसमें 5-6 कुत्ते हैं और एक युवती उनके बीच में से जा रही है, तो वो उन कुत्तों से डर रही है कि वो 4-5 कुत्ते उसे मिलके नौच ना लें, उसे नुकसान ना पहुंचा दें, तो डर के उनकी तरफ देख रही है। तो वो कुत्ते उससे कह रहे हैं कि बहन घबराओ मत, हम इंसान नहीं हैं। समझ सकते हैं आप? हाँ। कि क्या एक उन जो जानवर है उसके द्वारा भी हम पर एक व्यंग कसा गया है कि हमें एक इंसान के जैसा, इंसान के लिए मतलब दिमाग उस तरीके का दिया गया और उसके बावजूद हम उस जानवर चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, अपने अंदर उसको पैदा कर रहे हैं। हाँ। लानत है, शर्म है ऐसे लोगों पर जो बिल्कुल आपने कहा कि साइकोपैथ हैं, विकृत मानसिकता के हैं। हाँ। और उनके लिए तो अंतिम स्थिति में हमारे लिए जो है जो हम कानून बनाएंगे वो ऐसे लोगों के लिए तो है ही, जो बना भी है, जो और सख्त भी होगा। हाँ। वो उनके लिए है। लेकिन जब तक हम इस नैतिकता पे काम नहीं करेंगे, जब तक हम ये मैनर्स और एटिकेट्स पे काम नहीं करेंगे अपने व्यवहार में, बढ़ते रहेंगे, हाँ, आते रहेंगे, और ये चीज जो है बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। अगर हम इस चीज को परिवार से ही शुरू कर देंगे, समाज से शुरू कर देंगे, स्कूल से शुरू कर देंगे, लोगों के अंदर एक ऐसे मैनर से एक अच्छी आदत और एक अच्छी सोच विकसित हो जाएगी, सबको एक अच्छे नजरिए से और समान नजरिए से देखने की, किसी पे जोर जबरदस्ती ना करने की सोच उसके अंदर आ जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो क्राइम का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। हमें कानून अप्लाई करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, किसी को सजा देने की बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी। हाँ। वो केवल एक ऐसी स्थिति में होगी कि जहां पे वो बिल्कुल इतनी मानसिक विकृति का व्यक्ति है कि वो एक कैंसर जैसे रोग की तरह विकसित हो गया है, जिस समय हमें अपना अंग काटने की जरूरत है, उस हाँ। कैंसर वाले अंग को, उसे हम सजा से काट देंगे। हाँ। और बाकी समय पर अगर हम अपने भीतर उन भावनाओं को जगाएंगे तो शायद हम ऐसे क्राइम वाली चीज़ से जो हो रहा है आजकल हमारे ही परिवार की, हमारे देश की आधी आबादी के संग, हमारी दुनिया की आधी आबादी के संग, हाँ। उसको हम शायद कम कर पाएंगे। हाँ। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे मेरे बेटा? देखिए, मैं आपको वो लाइन याद दिलाऊंगा जो मैंने एक बार बैटमैन की एक मूवी में सुनी थी, जो जोकर ने कही थी। एक विलन है वो उस मूवी का, उसने कहा था, "These civil people will devour each other at the first chance." इसका मतलब है कि ये जो सिविल लोग जो बहुत ही लग्जरी में आपको बहुत ही सिविलाइज्ड लग रहे हैं, ये सबसे पहले मौके में एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। मतलब मौका मिलते ही, अपॉर्चुनिटी मिलते ही जानवर बन जाएंगे। जैसे ही इन्हें मौका मिले ये कुछ भी कर देंगे। लाखों में से नहीं तो कम से कम हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है, सिर्फ एक व्यक्ति, जो किसी एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति सिर्फ वैसे ही नहीं कि मतलब किसी का पर्स गिरा है और उठा के उसे दे दे, ऐसा तो कोई भी कर देगा अगर आसपास लोग हों। आखिरकार आदमी एक सोशल जीव है, हमें अपनी सोशल इमेज बनानी पड़ती है इसीलिए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा तब भी करें जब हम किसी के सामने ना हो, क्योंकि फिर तो सोशल इमेज क्या ही बिगड़ेगी। ऐसा सिर्फ लाखों में नहीं तो कम से कम हजारों में एक व्यक्ति होता है सर। मतलब कि जिसके खुद के अंदर इतने एथिक्स हो, इतनी नैतिकता हो कि वो बिना किसी सोशल इमेज बिगड़ने की डर से ही ऐसा अच्छा काम करे, वही इंसानियत को आगे बढ़ाता है। हाँ, वही असल में। उसके अलावा बाकी सब तो वही है फिर, जो डर के कर रहे हैं, जो बस अपनी इमेज को बचाना चाहते हैं। हाँ। जो दिखेंगे तो सरफेस पे सिविल, हाँ, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिले ना, वो जानवरों से भी बदतर हो जाएंगे। पूरे इतिहास में इंसानों को उनकी क्रूएल्टी के कारण जाना गया है, जो भी लोग इस बात को समझते हैं उनके द्वारा। और जो नहीं समझते हैं वो तो फिर आप समझ ही गए हो कैसे होता है, उनमें बचपना होता है। इस दुनिया में जो वीक होता है वो कभी सरवाइव नहीं करता है, और जो स्ट्रांग होता है ना, वो टेम्पटेशन से नहीं बच पाता है, इसीलिए वो वीक को ऑप्रेस करता है। सारी ग्रीड और लस्ट जो होती है
वो सब कुछ ताकत से ही उभरी है। खुद जब इंद्रदेव तक इस लालच से और लालसा से नहीं बच पाए, तो हम तो मॉर्टल्स हैं, हम कैसे बच लेंगे? यही बात है। आपने बहुत ही ज़बरदस्त बात कह दी बेटा कि पावर से ही सब कुछ निकल कर के आ रहा है। पावर आ रही है तो ग्रीड और लस्ट सब डेवलप हो जा रही है। बड़े बड़े महान, जिन लोगों को हम महान और देवतुल्य मानते हैं, उनके में भी आ जा रही है। फिर हम तो जो है केवल एक नश्वर प्राणी हैं, हमारे अंदर आ जाना बड़ा ही समान सी चीज़ हो रही है। और कमज़ोर लोगों को जो है ताकतवर लोग जो हैं दबा दे रहे हैं ताकत आते ही। हाँ, मैं वाकई में ऐसे ही व्यक्ति को इंसान मान पाऊंगा जिसके पास ताकत आ जाए, मौका आ जाए, उसके बाद भी वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को समान तरीके से देखे, हिसाब से इंसान के हिसाब से देखे, राइट, और उसे जीने दे, उसे वो अवसर प्रदान होने दे, उसे जो एक इंसान को मिलना चाहिए, उसे वो समानता और वो सम्मान का भाव मिलने दे जो एक इंसान को मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके विचार जो हमने यहाँ पर लिए और जो भी हमने चर्चा की, शायद ही कुछ अगर हमारे साथी लोग और हमारे समाज, हमारे देश के लोगों तक ये पहुँच सकें और वो इसको आचरण में लाएं, तो इन विचारों से हो सकता है हमारा जो माएँ बहनें, जो बेटियां हैं, वो कल को और सुरक्षित महसूस करें। हाँ। मैं तो और भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने को मर्द समझते हैं तो आप असली मर्द तभी हैं जब आप किसी युवती, किसी महिला के साथ में हो और वो सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करे। हाँ। आपके साथ यदि वो असुरक्षित महसूस कर रही है तो आपको मर्द कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सही कहा। आप असली मर्द हैं ही तब जब आपके संग कैसी से कैसी परिस्थिति में भी हाँ। कोई महिला, कोई युवती अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, सम्मानित महसूस कर सके। हाँ, तो अंत में बस यही कहना चाहूँगा मैं कि दोनों जेंडर्स के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस बना रहना चाहिए पावर का, क्योंकि अगर किसी भी एक के पास ज़्यादा पावर होगी तो ये तो तय ही है। जैसे मैंने बताया इंद्रदेव के साथ हुआ था, लस्ट और ग्रीड हर किसी के अंदर होता है, बस लोग उसे छुपाना सीख गए हैं। वो बाहर आएगा जब किसी एक के पास ज़्यादा ताकत हो। इसीलिए दोनों के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। आपने हमारे आज के इस चर्चा और डिस्कशन का एक बहुत ही प्यारे कंक्लूजन के साथ, एक पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ जो है उसे कंक्लूड किया है। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बेटा कि इतने हेल्दी विचार आपने हमारे बीच रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।